ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कमर चीमा साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो हमले हैं बिल्कुल ये इसके अंदर अमेरिका के लिए कोई पॉलिटिकल, खास करके प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक सायरन बज रहा है यानी? और अभी मैं देख रही थी कि जो सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील है उसको भी उन्होंने मुआहदा इब्राहिमी के शमूलियत के साथ जो है वो मुंसलिक किया है। वहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं इस डील के हवाले से भी जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने की है। तो कितनी मुश्किलात हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी और अमेरिका के लिए इस जंग के अंदर? जी, बहुत शुक्रिया आज़मा शाह साहबा। देखिए, बात सिंपल सी है कि अमेरिकन जैसे अभी जिस तरह फरमा रहे हैं कि टाइम सेंसिटिव है। मुझे लगता है कि जो कैंपेन अमेरिका ने अभी शुरू की है, उनको इस चीज़ का पता था कि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, उनको इस चीज़ का पता है कि तेल की कीमतें फिर अमेरिका में बढ़ गई हैं, जो कि पिछले कुछ हम्म। दिनों, हफ्ते पहले कम हुई थी। मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन वो इस अपनी जो कैंपेन है इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस का क्वेश्चन है। कि फॉर हम्म। एग्जांपल अगर अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ में बैठ के इरानियंस हम्म। जो हैं वो शिप्स को मॉनिटर करेंगे और वो अलाउ करेंगे कि कौन से रूट से कौन सी शिप गुजरेगी, तो अमेरिका फिर किस चीज़ की सुपर पावर है? उसकी हम्म। जीसीसी को गारंटीज़ और उसकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं या जो सारे एसेट्स हैं या जो एयरक्राफ्ट कैरियर मिडल ईस्ट में खड़े हैं, वो किस काम के हैं? प्लस मुझे हम्म। लगता है एक और चीज़ भी है और वो ये है कि चाइना फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है अमेरिका के अंदर, जो कि ट्रम्प हम्म। साहब ने थोड़े दिन पहले 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले ये कहा कि हम्म। जो चाइना जो है वो हमारे इलेक्शंस में मेडलिंग कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस फैक्टर को थोड़ा और हवा दी जाएगी। हम्म। कि लास्ट टाइम जब वो कह रहे थे 2020 में चाइना इन्वॉल्व था। जबकि अगर आप देखें डेमोक्रेट्स को देखें तो वो कहते हैं 2016 में रशिया इन्वॉल्व था। तो वो हम्म। रशिया को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे, वो समझते हैं चाइना को मैं इन्वॉल्व करूँ और कहूँ कि जनाब मैं तो मुझे 2020 में भी हराया गया था और मुझे फिर खतरा है कि चाइना मुझे हराएगा। तो वो इस हम्म। चीज़ को कॉम्पेंसेट करना चाहते हैं एक फॉरेन एलिमेंट के साथ। तो हम्म। डोमेस्टिकली ट्रम्प के ऊपर प्रेशर ये है कि अगर वो एक्शन नहीं लेते, तो अमेरिका की पावर पहले ही कंप्रोमाइज़ हुई कि वो जो सारे का सारा एमओयू था, उसके बारे में कहा जाता था कि वो अमेरिका के फ़ेवर में नहीं है, वो तो ईरान की फ़ेवर में है। अब हम्म। अमेरिका अगर मिलिट्री कंपोनेंट का भी प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं करता और चीज़ें अपनी हम्म। फ़ेवर में नहीं करता, ईरान जो है वो हूथीज़ का इस्तेमाल करता है और मज़ीद रेड सी जो है, ये जो बाब अल मंदेब जो है, उसको भी बंद कर दिया जाता है। तो ये अमेरिकन जो मिलिट्री है, उसकी ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा और उसकी कैपेबिलिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है। तो अगर मिडल ईस्ट में जहाँ पे वो कई दहाइयों से बैठा हुआ है, वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, तो कल को इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक, चाइना के बैकयार्ड, स्टेट ऑफ उसमें मलाक्का, क्या वहाँ पे करेगा? चीज़ें कैसे मैनेज करेगा? तो ये क्वेश्चन हम्म। अमेरिका की कैपेबिलिटी, अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस का है और ट्रम्प साहब हम्म। मेरा ख्याल है कि मल्टीपल और एंगल्स पे काम करेंगे, जिसपे वो अपने वोटर सपोर्टर को जाएँगे और ये जंग खत्म होती नज़र नहीं आ रही। अभी मार्को रूबियो ने कल ही कहा है कि हम्म। ईरान अगर आई टू आई कहता है तो ट्रम्प हेड फॉर आई कहता है। तो इट मीन्स के हम्म। और ये भी नज़र नहीं आ रहा कि कुछ ले दो हो या कुछ सीज़ फायर की बात हो। तो लगता ये ये है बड़ी। कि ये हम्म। सिचुएशन सेंसिटिव है। जी, जी। जी। अच्छा, ये चिश्ती साहब जो बात हुई है अभी रूस की, चीन की तरफ, चीन के हवाले से भी इशारा किया है मार्को रूबियो ने। आज रूस के हवाले से बात की है कि वो भी इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। यानी कल इस तरह की बातें अमेरिका के अंदर हो रही है, लेकिन चीन के तो उन्होंने कहा जी हमें इशारे मिले हैं कि जी वो इस मशरक़ वुस्ता के अंदर है। या ये जो सपोर्ट है चीन और रूस की ईरान के साथ मौजूद है, चाहे वो सिग्नल्स के हवाले से हो या वो इंफॉर्मेशन के हवाले से हो, ये किस लेवल पे है? और क्या आपको लगता है कि आलमी जंग की सूरत भी इख्तियार कर सकती है जो इस वक्त की लड़ाई है? देखिए, इस वक्त हमें ये देखना पड़ेगा कि इस जंग में चीन की और रूस की दिलचस्पी क्या है। हम्म। रूस की नंबर वन दिलचस्पी है कि वो एज ए मेन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ ऑयल के तौर पे उभरा है। हम्म। क्रेडिट की बजाय कैश पर उसको पैसे मिलते हैं अब। यूक्रेन में उसको हेवीली चाहिए थी, फंडिंग चाहिए थी और उसको कैश चाहिए था फॉर सोल्जर्स कंपनसेशन। लाखों लोग उनके जान से गए हैं, तो ईरान की उसकी जरूरत थी रूस की कि उसको कैश इस वक्त अवेलेबल हो। वन, उसको बहुत सारा रॉ मटेरियल बाहर से परचेज करना पड़ता है अपने वेपन्स के लिए, वो भी चाहिए था उसको। तो उसकी तो ये इंटरेस्ट है कि बुनियादी तौर पर ये एस्केलेशन है तो मिलिटरीली चलता रहता है, तो रूस इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बेनिफिटेड है। हम्म। चीन का इंटरेस्ट हमें ये देखना होगा कि चीन ये चाहता है कि जितनी डाइल्यूशन अमेरिकन वेपन्स की हो, डिप्लीवेशन हो, आर्सेनल उनका कॉम्प्रोमाइज हो, उतनी ही ज्यादा अमेरिका की जो डिटरेंस है अगेंस्ट हम्म। ताइवान फॉर चाइना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, जाहिर है। और वो डिटरेंस है जो अमेरिका ने अपना खुद विंडो ऑफ वनरेबिलिटी खोली है
किसी मुल्क ने अमेरिका पर हमला नहीं किया कि मजबूरन अपने लोगों को वो इंस्पायर कर सकें कि देखें हम पर हमलावर हो गया कोई, अब हमने डिफेंड करना है। ये वॉर ऑफ चॉइस थी। जितना ज्यादा डिप्लीट होगा असला अमेरिका का, उतना ही ताइवान पर डिटरेंस कम होगी चाइना के खिलाफ, नंबर वन। और एक और चीज है, मैं अगर मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हूं और मैं ईरान की तरफ से हूं, तो मैं तो ये चाहूंगा ही नहीं कि जो ड्रोन मैं भेज रहा हूं वो जमीन पर गिरे। मैं तो चाहूंगा सबको इंटरसेप्ट करो, इसलिए कि जमीन पर कॉस्ट पता नहीं ईरान ने कुछ चुकानी है कि नहीं चुकानी है। नीचे कोई इंडस्ट्री, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग तबाह होनी है, या पानी का कोई प्लांट तबाह होना है, वो ज्यादा महंगा है, या 3 से 4 मिलियन डॉलर के कई पैट्रियट जो दर्जनों एक के ऊपर फायर हो रहे हैं वो महंगे हैं। तो ईरान तो बाय स्ट्रेटेजाइज उसको करना चाहिए कि इतने ड्रोन फेंके, उसकी सैचुरेशन। और अमेरिकन को लेट समझ आई है। पिछली जंग में 2025 जून में इजराइल को बहुत लेट समझ आई थी, जब उसने डमी ड्रोन भी फेंके, इतनी ज्यादा पेनिट्रेशन की, और शुरू में उन्होंने थर्ड और पैट्रियट और टॉमस सब के सब मिसाइल चलवा दिए, थिंकिंग कि इजराइल ब्रीचेबल ही नहीं है। जब पेनिट्रेट हो गया, पब्लिक ओपिनियन खिलाफ हुई, 5-5, 6-6 दिन लोग बंकर में सोए, तब इजरायली फौज को समझ आई कि हम तो ऐसी इंटरसेप्शन करते रहे हैं जो डिस्ट्रक्टिव थी ही नहीं। मेरा ख्याल है वही ईरानी अब कर रहे हैं। अपने लिए जंग सस्ती रख रहे हैं, अमेरिका के लिए बहुत महंगी रख रहे हैं। और खास तौर पर ईरान को शायद ये भी पता है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो उसके लिए अमेरिका को ज्यादा जल्दी है कंक्लूजन करने की। इसीलिए आपने देखा कई दफा पॉजिटिव बयान आते हैं। लेकिन मैं क्विकली 3 वजह बता सकता हूं जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट पोस्ट एमओयू हुआ है। नंबर 1 देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने के बाद ओमान ने कोशिश की कि शिपिंग लाइन को अपनी कोस्ट के साथ से गुजारे, जो अमेरिका की इंकरेजमेंट थी, और जीसीसी के मालिक और अरब मुल्कों ने इंकरेज किया कि एज एन ऑल्टरनेट ओमान अपने जहाजों, अपनी तरफ से जहाजों को गुजरने दे। उनको टारगेट किया ईरान ने, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा कि अमेरिका ने वो वादा नहीं पूरा किया जो क्या था, एमओयू साइन हो जाएगा तो हम आपको फंड रिलीज करेंगे, वो नहीं हुआ। अमेरिकी सदर और वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि ईरान को हक है मिसाइल रखने का क्योंकि बाकी भी रखते हैं। ईरान ने लेजिटिमेसी समझा, खुश हुआ, लेकिन साथ ही मार्को रूबियो ने कहा कि किसी सूरत मिसाइल टेक्नोलॉजी पे इसको एडवांस नहीं होने देंगे। तब ईरान को समझ आई कि हिजबुल्लाह पर भी बमबारी बंद नहीं की ईरान ने, तो ये मेरे साथ गुड कॉप बैड कॉप कर रहे हैं। और फिर उसको याद आया JCPOA, जिसके तहत इसने, ईरान ने 8 टन न्यूक्लियर एनरिच्ड मटेरियल दे दिया रूस को थ्रू कैस्पियन सी। मुआहदा हो गया, 25 महीने लगे इंटरम से लेकर साइन होते, और 36 महीने लगे प्रेसिडेंट ट्रंप को उसको खिड़की से बाहर फेंकते हुए, और कोई भी इनको सैंक्शंस नहीं इन पर उठाई गई। तो अब आप ट्रस्ट डेफिसिट को रिलेट करें JCPOA वाले को अब से लेके, एंड वी कैन इजीली जस्टिफाइड, तो पता है इट कैन, ईरान इज जस्टिफाइड। ईरान को ये पता है, ईरान ये समझता है कि इट इज नाउ और नेवर। इट इज नॉट अ लॉन मोइंग के हर 2 साल बाद एक ट्रिमिंग मशीन आए, घास की मशीन चलाए, हमें ट्रिम करके चला जाए। तो वो समझते हैं कि 20,000 टारगेट्स हम अपने तबाह करवा चुके हैं, 5,000 और करवा लेंगे। लेकिन आने वाले वक्तों में अमेरिका में आने वाले सुदूर जरूर ये पढ़ेंगे वॉर स्ट्रैटेजी के कहां फॉल्टी थी, ताकि 1-2 दिहाइयां ईरान डेवलपमेंट कर सके और दोबारा रिपीटेड अटैक ना हो ईरान। वेरी इंपॉर्टेंट। चीमा साहब, आपको क्या लगता है, एक तो कतर के अंदर जो जहाज, उनके जो बेसिस हैं, वो कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो खाली है, वहाँ पे अब अमरीकी जहाज नहीं है। दूसरी जानिब ये जो सिविल न्यूक्लियर डील अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन की है, और अब उसको वो इब्राहिमी मुआहदे के साथ इसको अटैच कर रहे हैं या मशरूत कर रहे हैं, ये कितना सिग्निफिकेंट है और इसकी टाइमिंग कितनी अहम है, और इसका मतलब क्या निकलता है आपके नज़दीक? बहुत शुक्रिया। देखिए, सिंपल सी बात है। देखिए, ईरान को इस चीज़ का फैसला करना है कि वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं चाहता, वो पॉलिटिकली ग्लोबली मेन स्ट्रीम नहीं होना चाहता, और वो चाहता है कि मैं इस खित्ते के अंदर या जहाँ पे मैं हूँ, स्टेट ऑफ हार्मुज़ के अंदर मेरी एक हेजेमनी रहे, मेरा एक इन्फ्लुएंस रहे। इसकी ज़ाहिर बात है कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है। जैसे चिश्ती साहब फरमा रहे थे, हज़ारों टारगेट हुए हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका ये हज़ारों टारगेट मज़ीद भी कर सकता है। तो ज़ाहिर बात है इसकी कॉस्ट क्या होगी? क्या अगले अगर 6 महीने ये चलता रहता है या साल चलता रहता है तो ईरान की क्या सिचुएशन होगी? खित्ते में किसी का कुछ नहीं जाना सिवाय ईरान के, बाकी मुल्कों को अपनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, लेकिन ईरान का एक्चुअल जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बहुत लंबा चौड़ा नुकसान हो सकता है। खित्ते में दोस्तियां तो पहले ही कोई नहीं है, जिन ममालिक के ऊपर हमले हो रहे हैं, जिनकी तेल सप्लाई लाइन खराब होगी, अगर प्रॉक्सीज का मजीद इस्तेमाल किया जाता है, जैसे होतीज को मजीद इनकरेज किया जा रहा है, जिसपे ट्रंप ने आज भी आई थिंक ट्वीट किया है कि वो नेक्स्ट टारगेट जो है, अगर होतीज हमला करेंगे तो वो ईरान पे मजीद और हमले करेंगे। और ईरान ने इस चीज को भी देखना है कि पिछली दफा देखें सिंपथी ज्यादा थी,
क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन थी, सारा कुछ था, लीडरशिप को असैसिनेट किया गया। इस दफा शायद वो सिंपथीज ना हो इस दफा, क्योंकि ईरान अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहा है, ईरान खित्ते में अपने इन्फ्लुएंस के लिए चीजें कर रहा है, तो इस दफा एक डिफरेंट फ्रेमवर्क से दुनिया चीजों को देख रही होगी। दूसरी जो आपने सिविल न्यूक्लियर डील की बात की है, मेरा ख्याल है कि ये ट्रम्प साहब बड़ी देर से ये सोच रहे हैं कि जो हमें अब्राहमिक अकॉर्ड वो करना चाहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इजराइल ने जो जेनोसाइड किया, जिस अंदाज से इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, कोई मुल्क इजराइल को रिकग्नाइज करेगा, और करना भी चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन किस्म की चीज है। तो ये बड़ा मुश्किल नजर आता है कि फॉर द सिविल न्यूक्लियर डील, और वो भी जो सऊदी अरब का या किसी भी मुल्क का एक हक है, वो कर रख सकता है अगर वो ये सिविल न्यूक्लियर डील लेना चाहे, या ये सिविल न्यूक्लियर एनरिचमेंट करना चाहे, तो ये हर मुल्क का हक है फॉर एनर्जी पर्पसेस एंड अदर पर्पसेस। हर मुल्क का हक है कि वो अपना एनर्जी मिक्स को जो है वो डाइवर्सिफाई करे। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आई थिंक ये अमेरिकन को भी सोचना है कि अगर वो अमेरिका से ये नहीं लेते और चाइना के पास चले जाते हैं, तो उनके पास क्या ऑप्शन होगी। तो इसको अब्राहमिक अकॉर्ड से लिंक करना मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी अच्छी चीज होगी, या बड़ा अच्छा एडवाइस किसी ने ट्रम्प साहब को दी है। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो ईरानियन जो सऊदी अथॉरिटीज हैं, मेरा ख्याल है वो ये ले लेंगे, लेकिन थोड़ी ले दो चल रही होगी। और दूसरी, ट्रम्प जितनी सऊदीज ने इन्वेस्टमेंट कर दी है मिडल उधर अमेरिका के अंदर, या जो प्रोमिसेस किए हुए हैं, मेरा ख्याल है कि अमेरिकन को ये डील उनको वैसे ही देनी चाहिए। जी चिश्ती साहब, लास्ट कमेंट मैं आपसे लूँगी कि ये ईरान का इस वक्त जो ऑफेंसिव रोल है, पहले वो डिफेंसिव थे, अब ऑफेंसिव हैं, उनका जो जंग के अंदर किरदार है, इसको आप क्या देखते हैं? क्या इसमें भी उनको कामयाबी मिलेगी? डिफेंसिव में तो वो कामयाब रहे हैं अब तक, नहीं? देखिए, बिल्कुल डिफेंसिव तो मैं डे वन से कहा था कि ईरान ने जंग जीतनी नहीं है, ईरान ने सिर्फ सस्टेन और सर्वाइव करना है। ईरान ने तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक लाइन का था उसका, वो उन्होंने करके दिखा दिया। अमेरिका ने रिजीम चेंज करनी थी, न्यूक्लियर प्रोग्राम को अनरोल करना था, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को पकड़ के वापस करना था, फुट ऑन ग्राउंड करना था, और बहुत कुछ करना था। वो नहीं हो सका। अब जो ऑफेंस है, बुनियादी तौर पर जैसे मैंने कहा कि ईरान समझता है कि ये नाउ और नेवर वाली गेम है, जिसका मतलब ये है कि रिपीटेडली इतना आइसोलेशन अमेरिका को कभी नहीं हुई। इवन वियतनाम वॉर में जो 21 साल जारी रही थी, वहां पर भी नहीं हुई थी, अफगानिस्तान में भी नहीं, सीरिया में भी नहीं, इराक में भी नहीं। नेटो आता था, 40-40 मुल्क आते थे, इकट्ठी कैजुअलिटीज होती थी। अभी आप देखिए, इवन इजराइल शामिल नहीं हो रहा, क्योंकि वो एट्रिशन शायद हो चुका है, क्योंकि दोनों की डाइवर्जेंस है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा कि जंग होनी चाहिए, लेकिन ईरान की मिलिट्री स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान समझता है नाउ और नेवर, इसलिए कि अमेरिका रिलेटिवली आइसोलेटेड है। प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉपुलैरिटी बहुत गिरी हुई है, मोस्ट अनपॉपुलर जंग है रिसेंट हिस्ट्री में। अमेरिकन को पिंच हो रही है डेली इकोनॉमी तेल की शक्ल में और बहुत सारी शक्लों पर। नेटो साथ नहीं है, यूरोप साथ नहीं है, कनाडा को बुरा भला कह चुके हैं, ग्रीनलैंड के ऊपर नजर है। तो इतनी ज्यादा एक एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन ईरान को नजर आ रही है कि मैं वन टाइम डिस्ट्रक्शन करवा ली है मैंने, अब और थोड़ी सी करवा लूं, लेकिन मैं उनको कॉर्नर जरूर अमेरिका को करूं जिधर वो कॉम्प्रोमाइज करने पर इन फेवर ऑफ ईरान हो जाएं। और आखिरी बात, क्योंकि इलेक्शन भी है 2-2.5 महीने और 3 महीने बाद दोनों मुल्कों में, ईरान और इजराइल में और अमेरिका में, वो चाहते हैं कि मैं पॉलिटिकली इस जंग के थ्रू दोनों लीडर्स को भी एलिमिनेट करूं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त दिया। एक किसी नाज़रीन में ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद पेट्रोलियम प्राइसेस जो कि बढ़ती चली जा रही हैं, और उनकी कमी के कुछ इम्कानात हैं या नहीं, या आवाम को जो है वो इसी तरह से तकलीफ़ रोज़ मिलती रहेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।